अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल अब हो चुकी हैं। महज 2 दिन बाद 1 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा का और स्वागत के सभी तमाम इंतजाम करीब करीब पूरे हो चुके हैं। घाटी में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। गृह मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के लिए इस साल तैनाती जो है परिवर्तन को अंतिम रूप दिया गया है और यात्रा में महज 2 दिन बाकी शेष हैं। लिहाजा अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। आपको बता दें, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां तमाम हैं। लंगर पार्टियां भी पवित्र गुफा के पास इलाकों में कूच कर गई हैं और ये लंगर पार्टियां जो है अलग अलग इलाकों में यात्रियों के लिए भंडारे और उनके रहने का इंतजाम करती हुई नजर आएंगी। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को बिजली, गर्म पानी, शौचालय, चिकित्सा, लंगरों में भोजन सहित स्वास्थ्य चेकअप की भी तमाम सुविधाएं हैं। 62 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन समाप्त। बम बम भोले के जयकारे लगाती बाबा के भक्तों की टोली। अब ये टोलियां कठुआ से पहलगाम की तरफ निकल चुकी है, जो वहां बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए लंगर सेवा शुरू करेंगे। फूलों से भरे इन ट्रकों में लंगर से जुड़े चीजें रखी गई हैं। ये लंगर पार्टियां यात्रा के दौरान जगह जगह शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करेंगी। लंगर लगाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? पहलगाम नूनवाल बेस कैंप जी। तो क्या क्या सेवा करते हैं जाते हैं? सेवा के लिए सारी सुविधा वहाँ पर है। गर्म पानी, खाना पीना, रहना सहना, कोई भी समस्या नहीं आती। यात्रियों को ठहरने और खाने का इंतजाम भी इन्हीं के हवाले होगा। गर्म पानी, चाय, नाश्ते के अलावा जरूरतमंदों को दवाइयां भी मिलेंगी। टाइम जा रही हैं जी साडे ग्रुप नाल। साडे ग्रुप ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैंने बहुत एंजॉय कर रही है। जिन्नत में आ रही है और हो जा रही है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी यात्रियों के लिए कई कैंप लगाए गए हैं। यात्रियों को ठहरने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार आईटीबीपी को भी लगाया जाएगा, जो आपदा की घड़ी में यात्रियों को तुरंत मदद पहुंचाएगी। ये फैसला दिल्ली में हुई गृह मंत्रालय की एक बैठक में लिया गया। सीआरपीएफ के डीजी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के डीजी मौजूद थे। इसके साथ साथ आईबी चीफ और रॉ चीफ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रा है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 62 दिनों तक चलेगी। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस साल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन पर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे का पहरा रहेगा, जबकि आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तैयारियां पूरी तरीके से जोरों शोरों पर है, लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा का घेरा कितना कड़ा है, अब इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार गुफा मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ की जगह भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी को सौंपा गया है। हालांकि घाटी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में आईटीबीपी के साथ सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मुस्तैद रहेगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब देखिए बस 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई भी खामी ना रह जाए, इसके लिए आज सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रायल रन भी किया। जम्मू से बनिहाल के रास्तों पर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से जायजा लिया, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना हो। इस काफिले में तमाम ऑफिसर्स शामिल थे। काफिले की अगुवाई खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने की और 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के साथ साथ तीर्थयात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है।
देखिए, अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक हमेशा से मानी जाती है। भक्तों को केवल आस्था की परीक्षा नहीं देनी होती, बल्कि कुदरत के कठिन मोर्चों से भी उनको गुजरना होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि श्रद्धालु की यात्रा सुखद हो, इसके लिए प्रशासन और जो श्राइन बोर्ड है वो क्या बंदोबस्त कर रही है। पहले ये जान लीजिए कि यात्रा शुरू कब से हो रही है। इसी शनिवार यानी 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और ये यात्रा जो है 31 अगस्त तक चलने वाली है। यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, इसके लिए यात्रा में लंगर लगाने वाली सभा और सोसाइटी पहुंच रही है। बिल्कुल वैभव, पिछली बार बाढ़ के चलते अमरनाथ यात्रा में काफी ज्यादा विघ्न आया था, लिहाजा इस बार बाढ़ की आशंका के मद्देनजर तमाम तरह के बदलाव किए गए, इस बार चेंजेस किए गए। देखिए, अमरनाथ यात्रा के बीच में पड़ने वाले बालटाल बेस कैंप में हजारों भक्तों के ठहरने का इंतजाम कर दिया गया है। ये जगह कई लिहाज से सुरक्षित मानी जाती है। जी हाँ सरकम, देखिए यही नहीं, आपको बता दें पहलगाम के नुनवन में भी हजारों यात्रियों के लिए रहने के तमाम इंतजाम किया गया है। वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा चुके हैं, बस इंतजार जो है यहाँ यात्रियों के पहुंचने का है। यात्रा में सुरक्षा के साथ साथ इस बार जो है श्रद्धालुओं के हेल्थ चेकअप का भी तमाम बंदोबस्त है। इसके लिए हेल्थ कैंप भी बाकायदा लगाया गया। बिल्कुल वैभव, सिर्फ यही नहीं, श्रद्धालुओं के लिए बिजली, गर्म पानी के साथ लंगरों में खाने का भी इंतजाम किया गया है, ताकि किसी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को न हो। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो इंतजाम ऐसे है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत से दो चार ना होना पड़े। और अब आगे बढ़ते हैं और बात काशी विश्वनाथ के दरबार की कर लेते हैं। तो देखिए, 4 जुलाई से शुरू होने वाले सावन महीने से यहाँ मेले की शुरुआत होगी। इस बार ये मेला 59 दिनों तक चलेगा। इस दौरान यहाँ पर बाबा के दर्शनों के लिए देश भर से लाखों भक्त पहुंचेंगे। ऐसे मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। प्रशासन ने इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां अब तेज कर ली हैं, दुरुस्त कर ली हैं, ताकि बाबा के भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वो आसानी से महादेव के दर्शन कर सके। बाबा के प्रिय महीने सावन के आने की मंगल बेला करीब है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में सावन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सावन के महीने में देश भर से लाखों भक्त महादेव के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंचते हैं। वहां 4 जुलाई से सावन मेले की शुरुआत होगी, जो 59 दिनों तक चलेगा, जिसके चलते सुरक्षा के इंतजाम भी अभूतपूर्व तरीके से किए जा रहे हैं। सावन में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए जुटने वाले श्रद्धालुओं के हुजूम को नियंत्रित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी, लिहाजा पुलिस ने अभी से अपनी कमर कस ली है। सावन मेले के दौरान यातायात व्यवस्था से लेकर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेले क्षेत्र को 5 जोनों में बांट दिया है। हर जोन में एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी और सेक्टर में डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी व्यवस्थाओं को देखेगा। सिविल पुलिस के साथ सफेद कपड़ों में पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। पीएससी और आरएएफ की टीमें भी व्यवस्थाएं देखेंगी। लोगों को गहरे पानी में जाने से बचाने के लिए गंगा नदी में भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। साथ ही पार्किंग और डाइवर्जन की व्यवस्था भी सुगम यातायात के लिए की जा रही है। वीआईपी दर्शन के लिए प्रतिबंध क्षेत्र में 4 पहिया वाहनों की एंट्री नहीं होगी। महादेव के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों को दर्शन पूजन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि सावन में भक्तों की मनोकामना पूरी होगी और वो अच्छे से बाबा के दर्शन कर पाएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों यानी सुभद्रा और बलभद्र की आज घर वापसी हो रही है। भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा उत्सव जोर शोर से मनाई जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य की घर वापसी के लिए एकत्रित हो रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के लौटने की खुशी में भक्तों का उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है। भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के घर यानी गुंडिचा मंदिर लौटने की इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है और बाहुड़ा यात्रा शाम 4 बजे होगी। शाम 4 बजे महाप्रभु का रथ उनके धाम के लिए रवाना हो जाएगा और मासीबाड़ी से चलकर नगर भ्रमण करते हुए बाहुड़ा यात्रा गुंडिचा मंदिर पहुंचेगी, जहां गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ फिर विराजमान हो जाएंगे। आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह में यहां भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन हो जाता है, जिसमें हजारों
लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जिसकी तस्वीरें और झलकियां आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। नाचते गाते झूमते श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का बहुड़ा यात्रा है। आप देखते थे जगन्नाथ महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में इसी रथ में विराजमान करके आड़प मंडप, जिसको कहा जाता है यज्ञ वेदी जननी, जिस स्थान पर भगवान की, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु यज्ञोद्भव है, वो यज्ञ वेदी में भगवान आविर्भाव हुए थे। तो इसी क्षेत्र पर, इसी स्थान को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु हर साल में रथ यात्रा में आते हैं, 7 दिन रुकते हैं और बहुड़ा दशमी में प्रत्यावर्तन करते हैं, जिसको बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात भी मिल गई है। सुहाने मौसम ने तन मन सब कुछ ठंडा कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। महाराष्ट्र में भी मानसून अब हर जगह प्रवेश कर चुका है। बात अगर पिछले 2 दिनों की करें तो पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 29 और 30 जून को महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 20 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मानसून ने किस तरीके से दस्तक दे दी है। वही बात अगर गुजरात की हम करें तो गुजरात में अगले 5 दिन में भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो देश के 80% इलाकों में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर भारी बारिश, बाढ़ से हो रही मुश्किलों को देखते हुए देवदूत भी मिशन जिंदगी में जुट गए हैं। हर जिंदगी को बचाने का जो उनका ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हो गई है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात कर दिया गया है। मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया था, जिसे बहाल किया जा रहा है। बात अगर मध्य प्रदेश की यहां पर करें तो मध्य प्रदेश में 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। तो देखिए, मानसून ने दस्तक दे दी है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण तक मानसून कैसे तेवर दिखा रहा है, इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मानसून का तमाम अपडेट दे देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 80% इलाकों को मानसून का कवर कर लिया मानसून ने, और मानसून की ये स्पीड जो है जोरदार रफ्तार से है और उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। जिन इलाकों में मानसून का इंतजार है उनमें राजस्थान का कुछ इलाका है जहां 2 दिनों में मानसून को पूरी तरीके से दस्तक दे जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां मानसून अभी पहुंच रहा है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो इन इलाकों में भी अगले कुछ घंटों में बादलों का डेरा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अच्छी खबर यह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने इस वक्त पूरे गुजरात को कवर कर लिया है और अगले कुछ दिनों तक गुजरात में झमाझम बारिश होने वाली है, इस तरह का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जाहिर है कि पिछली बार भी गुजरात में बारिश ने मुसीबतें जरूर बढ़ाई थी लोगों की, लिहाजा इस बार सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। गुजरात के नवसारी और वलसाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप यहां रहते हैं तो आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मानसून के बारे में अच्छी खबर यह है कि इस बार जो रफ्तार है वो कई ज्यादा बेहतर है। 62 साल में ये पहली बार हुआ है जब मुंबई और दिल्ली में एक साथ मानसून ने दस्तक दी। आज देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लिहाजा यहां के लिए लोगों को भी एहतियात बरतने की तमाम जरूरत महसूस की जा रही है। मानसून की बारिश लोगों का इम्तिहान ले रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सैलाब के चर्चे हैं और ये तो अभी शुरुआत है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 5 जुलाई तक भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में देखिए, राज्य सरकार ने राहत और बचाव से जुड़ी सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड में रख दिया है।
उत्तराखंड पूरी तरह मानसून के आगोश में है। राज्यों के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का दौर जारी है। मानसून के एक्टिव होने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आलम यह है कि अब बरसाती नाले भी उफान मारने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 30 जून तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, लेकिन नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जगह हल्की से मध्यम बारिश है और उसके साथ जो हैवी, वेरी हैवी रेन है, तो उसकी भी संभावना है आपके जो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। लोगों को बिना वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। सफर पर निकले लोगों को भी मौसम की हर हरकत पर नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि 5 जुलाई तक हालात बदलने की उम्मीद कम ही है। इस बीच हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और मानसून को देखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर दिखने लगा है। जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं। ऐसे में पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन वीक है वहाँ पे सभी डीएम से कहा गया कि अतिरिक्त वो वॉकी टॉकीज खरीद लें। वहाँ पे प्रधानगढ़ों को या वन पंचायतों को या आपदा मित्रों को या जो भी हमारे समूह हैं वहाँ पे उनको बांट दी जाए ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा पूरा रहे। बात करें पिथौरागढ़ की तो यहाँ भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 10 से ज्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है ताकि जल्द से जल्द सड़कों को खोला जा सके। बीआरओ की लगी हुई है, वहाँ पर रोड खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है और जल्दी हम लोग रोड भी खोल देंगे। कुछ लोगों के फंसे हुए होने की सूचना प्राप्त है, तो उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पैदल रोड को हम लोग का प्रयास रहेगा कि पैदल के लिए खोल दे, ताकि उन लोगों को जो लोग भी वहाँ से ऊपर से नीचे आना चाहें वो लोग आ सके। उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में यात्रियों के मदद के लिए जगह जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित तरीके से दर्शन करवाए जा सके। हल्द्वानी से राहुल सिंह, पिथौरागढ़ से राजेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में मानसून की दुश्वारियों के बीच जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। मंडी कुल्लू हाईवे पर आवाजाही बहाल करने की जद्दोजहद जारी है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर जमे मलबे को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। वहां पर लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसके बाद ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कुछ इस तरह की परिस्थिति वहां पर बन गई थी। दरअसल हिमाचल में हो रही भीषण बारिश मुसीबतों की सौगात भी लेकर आई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मंडी जिले के औट के पास हजारों की संख्या में पर्यटक फंस गए थे, जिससे सड़कों पर करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। कई लोगों को रात कार में ही गुजारनी पड़ी, वहीं पर सोना पड़ा। इससे पहले चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही बाधित हो गई थी। लैंडस्लाइड की खबर सामने आई थी, जिससे सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गई थी। करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आवाजाही एक बार फिर से बहाल कर दी गई थी। लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो गई, अभी देखते हैं। काफी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया रुके हुए। पहले तो 1 में चल रहा था, अभी थोड़ा इन्होंने स्टॉप किया है। अभी जाएंगे आगे तक, देखते हैं कब तक क्लियर होता है। पूरी फैमिली आई है। हाँ जी, काफी देर से खड़े हैं। कल रात में हमने मतलब कंफर्म किया था होटल वालों से, वो कह रहे थे कि रास्ता ओपन है, बट अभी फिर से क्लोज है। हाँ मतलब खोल रहे हैं, मतलब अभी पूरी तरह खुला नहीं है, बट कल रात में हमें होटल वालों ने कहा कि खुल गया रास्ता। प्रकृति देखिए कई जगह अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पिकनिक मनाने गए 6 लोग बेतवा नदी की तेज बहाव में फंस गए। पर्यटकों का दल जो है ऊर्जा घूमने गया था और बेतवा नदी पर सैर सपाटे के दौरान 6 लोग जो है नदी के बीच चट्टान पर बैठ गए और इसी बीच भारी बारिश की वजह से अचानक नदी में जल स्तर बढ़ गया। बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसे पार कर पाना बहुत मुश्किल था। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कैसे एक करके देवदूत पहुंचते। G20 के लिए दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है, लेकिन सबसे खास तरीके दिल्ली के कनॉट प्लेस की खास तरीके से सजावट हो रही है। और दिल्ली की सबसे खास बात यह है कि मार्केट को फिर से उसके पुराने स्वरूप में लौटाया जा रहा है, ताकि उसकी ब्रिटिश काल की रौनक को दोबारा लौटाया जा सके। देखिए,
सफेद लिली की तरह खिल उठेगा दिल्ली का कनॉट प्लेस। बढ़ जाएगी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की सुंदरता। राजधानी दिल्ली और कनॉट प्लेस एक दूसरे की पहचान है, इसलिए आजकल कनॉट प्लेस का श्रृंगार किया जा रहा है। करीब 90 साल पुरानी बिल्डिंग को फिर से सजाया संवारा जा रहा है। सिर्फ रंगाई पुताई ही नहीं, जहां भी इस इमारत में टूट फूट है, दरारें हैं या गंदगी है, सबको दुरुस्त किया जा रहा है। बिल्डिंग में लगी खिड़कियों को भी ठीक किया जा रहा है। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल और आउटर सर्कल से लेकर रेडियल सड़कों और इमारतों को दोबारा से सफेद दूधिया रंग से पेंट किया जा रहा है। कोशिश ये है कि ब्रिटिश काल में जैसे कनॉट प्लेस का बाजार जगमगाता था, वैसा ही दिखे। भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है और इसी क्रम में पूरी दिल्ली को दोबारा से सजाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे, जहां पे एक बार फिर से कनॉट प्लेस के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कनॉट प्लेस की दीवारों को सफेद दूधिया रंग से दोबारा रंगा जा रहा है। दरअसल दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है, इसलिए दिल्ली के सिर्फ कनॉट प्लेस ही नहीं, कई इलाकों और दिल्ली में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों को भी चमकाया जा रहा है। सिर्फ कनॉट प्लेस के लिए ही NDMC यानी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने करीब 3 करोड़ का बजट पास किया है। दिल्ली वालों को भी ये कोशिश काफी भा रही है। स्टूडेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं बाहर यहाँ पर, तो अगर ये साफ हो जाएंगी तो और मतलब बेटर लगेगा प्लेस, घूमने के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। बहुत अच्छी बात है और किसी क्लासिक लुक पूरा देना चाहिए। हमारे जो ये पूरा इसका जो पूरे खंबे बने हुए हैं और खिड़की बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। नियो क्लासिकल लुक बोलते हैं इसको, जो ब्रिटिश एरा का क्या कहते हैं आर्किटेक्चर है, तो इसे हमें प्रिजर्व भी करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस भी समझ सके। आज मैंने अपनी बेटी को लेके गया था। कनॉट प्लेस काफ़ी बिजीएस्ट प्लेसेस में से है दिल्ली में से, तो काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा उसे, रिफ्रेश सा, अगर पेंट हो जाएंगी दीवारें। कनॉट प्लेस को एक बार फिर से सफेद दूधिया रंग में रंग दिया जाएगा और कोशिश है कि 30 जून तक पूरे कनॉट प्लेस को उसका वास्तविक स्वरूप वापस दे दिया जाएगा। G20 समिट के लिए कनॉट प्लेस को एक बार फिर से सजाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार की ओर से चार्जिंग स्टेशन की सौगात दी गई है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 42 ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसे मिलाकर अब दिल्ली सरकार ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशनों की संख्या जो है ये 53 हो गई है। दिल्ली सरकार की इस पहल से इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों का जहां एक और फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली वालों को 42 नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सौगात मिल रही है। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये शानदार कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जीटीवी नगर में 42 ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने लोगों से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने की अपील भी की। सब लोगों से अपील है कि अब खूब सारे चार्जिंग स्टेशन बन गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा नई गाड़ी खरीदो, नया व्हीकल खरीदो। दिल्ली सरकार खूब सब्सिडी देती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदो। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट का भी जिक्र किया। अगर आप दिल्ली में कोई इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको करीब 30,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। दिल्ली में 4 व्हीलर पर सब्सिडी की यह रकम 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। सब्सिडी की रकम इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के 3 दिन में सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जाएंगे उन पर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। दिल्ली में अब तक 11 सरकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 53 हो गई। इस कदम से दिल्ली सरकार की न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राजधानी में प्रदूषण कम करने को लेकर भी यह एक सफल प्रयास है। पेट्रोल डीजल के कंपेयर में गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है और मतलब सीएनजी के लाइन में लगने से बढ़िया है कि उतने टाइम में आदमी गाड़ी चार्ज कर लेता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन पर स्लो और फास्ट दोनों तरह की चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। ईवी के लिए हर दूसरे दिन स्लो चार्ज देना ही देना जरूरी है। नहीं तो फिर आगे चल के बैटरी की लाइफ कम होगी, एसी स्लो काम करेगा। और पैसे का कितना फर्क आता है?
10-15 पैसे का फर्क है बस। मतलब अगर आप स्लो से चार्ज कर रहे हैं तो 36 पैसा है लगभग, और फास्ट से कर रहे हैं तो 40-45 पैसा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की कोशिश जितनी शानदार है, उतनी ही जरूरत भी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 13% ईवी जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में उनकी संख्या हो चुकी है 13%, और लगातार वो इस नंबर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली की आबो हवा साफ हो पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष सरसिया को न्यूज टुडे, दिल्ली। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग की साइकिल मार्केट में पहुंचे तो उनका नया ही अवतार देखने को मिला और वो बाइक ठीक करने के लिए ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान देखिए, राहुल गांधी ने बाइक मैकेनिक के साथ बातचीत भी की। इसके अलावा उन्होंने यहां की जो वर्कर्स हैं और साइकिल व्यापारी, उनसे बातचीत भी की। कांग्रेस पार्टी ने करोल बाग के साइकिल मार्केट पहुंचे राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर की हैं। देखिए, आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा किस प्रकार से वहां पर पहुंचते हैं, बाइक भी सुधारते हुए नजर आते हैं, तमाम गुर सीखते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल नए अंदाज में राहुल गांधी आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कुछ इसी प्रकार की तमाम तस्वीरें आपने राहुल गांधी की अजब गजब देखी होंगी। देखिए, कहते हैं कि फिटनेस जो है उम्र की मोहताज नहीं होती और बढ़ती उम्र आपका हौसला और जज्बा खत्म नहीं कर सकती, और ये साबित कर दिखाया है हरियाणा की रहने वाली 106 साल की रामबाई ने। 106 साल की रामबाई ने 100 से 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। हाल में देहरादून में 2 दिवसीय 18वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी और प्रतियोगिता को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में गजब का उत्साह देखने को मिला था। चैंपियनशिप का दूसरा आकर्षण रही एक दाम्पत्य, जिसमें 74 साल के जय सिंह मलिक ने 3000 मीटर की वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया और 70 साल की उनकी पत्नी राम रति ने 3 किलोमीटर वॉक में गोल्ड मेडल हासिल किया। इनका यह कहना है कि युवाओं को संदेश यही देने की कोशिश है कि खुद को फिट किस प्रकार रखा जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि हमसे प्रेरित होकर हमारी पोतियों ने भी अभी से खेल की तैयारियां तमाम शुरू कर दी। हरियाणा गवर्नमेंट में प्लानिंग डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, प्लानिंग ऑफिसर, और मैं है ना, मेरी मिसेज 2005 से ये खेलना स्टार्ट किया, तो इन्होंने मेरे को मोटिवेशन किया और मैंने 2014 से स्टार्ट किया और मैं कहीं भी ये एथलेटिक्स होती रहती है, हम दोनों जाते रहते हैं। तो और मैंने भी 100 के आसपास मेडल नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जीत चुका, और यहाँ मैं इसमें 3000 मीटर की वॉक में मैं पार्टिसिपेट किया और मैं फर्स्ट आया, और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। टीचर से रिटायर हूँ और मैं 2005 से खेल रही हूँ, 2 मैंने वो अवार्ड मिल चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से और 250 मेडल हो चुके हैं मेरे पास। हाँ, और आज मैंने 3 किलोमीटर वॉक में फर्स्ट हूँ, 100 मीटर रेस में सेकंड, 200 मीटर रेस में सेकंड पोजीशन लिया मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो इसका हम छोड़ते ही नहीं। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आपको आज की जरूरी खबर बताने का, तो जानते हैं कि क्या है आज की जरूरी खबर। देश में 2019 बैच के एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट अगले साल 2 चरणों में होगा। पहले चरण का आयोजन अगले साल फरवरी में हो सकता है। इसके जरिए एमबीबीएस लास्ट ईयर के छात्रों को डिग्री मिलेगी और मेडिकल कॉलेजों में पीजी के पाठ्यक्रमों में दाखिला भी होगा। परीक्षा का आयोजन एम्स दिल्ली की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट का पहला चरण पास करने के बाद 1 साल के लिए इंटर्नशिप करना होगा। इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेडिकल पीजी में दाखिला मिलेगा। इंटर्नशिप के बाद भारत में प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस हासिल करने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नेक्स्ट का दूसरा चरण पास करना होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस साल से नीट की जगह नेक्स्ट के आयोजन की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट के लिए 28 जुलाई को मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए 28 जून से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र ही मॉक टेस्ट के लिए पात्र होंगे। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा और 7 विषयों के पेपर होंगे। विदेशी डिग्री वालों को प्रैक्टिस के लिए इसे पास करना अनिवार्य होगा।